आज के वीडियो में मैं आपको अंदर की कोहनी के दर्द, जिसे गोल्फर की कोहनी कहते हैं, को ठीक करने का तरीका दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, अगर आपकी कोहनी के अंदरूनी हिस्से में दर्द है तो इसे अक्सर गोल्फर की कोहनी कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां अक्सर दर्द होता है। इसे मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं। यह वह जगह है जहां आपके अग्रभाग की फ्लेक्सर मांसपेशियां, जो आपके अग्रभाग के भीतर होती हैं, आकर जुड़ती हैं। उस क्षेत्र में कभी कभी दर्द हो सकता है। इसे हम गोल्फर की कोहनी कहते हैं, भले ही आप गोल्फर ना हो सकता है आप वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर हो। स्क्वाट्स करते हुए दर्द हो रहा है जिससे आपके हाथ बगल में फैले हैं, या पुलअप्स करते वक्त खींचने पर दर्द हो रहा है। आज मैं आपको कोहनी के दर्द को ठीक करने के लिए सरल 4 चरणीय विधि विस्तार से बताऊंगा, और वो होगा नरम ऊतक का विशेष काम वहां, उस विशेष क्षेत्र के लिए अलग से मजबूती, और फिर अंत में हम लचक और शक्ति पर गंभीर ध्यान देंगे। कंधे के जटिल हिस्से में ऊपर तक काम करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ आएंगे। पहला कदम अंदरूनी कोहनी के दर्द को ठीक करने में है उन ऊतकों को थोड़ा प्यार देना, मुलायम ऊतक कार्य से। आपको केवल गेंद को पकड़ना है। अब फिर से वे सभी फ्लेक्सर मसल्स जो आपकी कलाई को पीछे खींचते हैं, उनमें से कई यहाँ आपके मीडियल एपिकोंडाइल पर जुड़ते हैं। अक्सर वहां दबाने पर दर्द होता है, इसलिए हम एक गेंद लेंगे और खुद पर 1-2 मिनट के लिए सख्त मालिश करेंगे। आप उस बॉल को नीचे दबाने जा रहे हैं और उसे उन क्षेत्रों में रोल करेंगे जो थोड़े दर्दनाक और कोमल हैं। हड्डी के सिरे पर बिल्कुल मत जाओ, बल्कि नाजुक ऊतकों, मांसपेशियों और कंडों के भीतर ही रहो, जहां आराम मिले। यहां से आप ऊपर नीचे पंप कर सकते हैं, इसे दबा सकते हैं, थोड़ी गति प्राप्त कर सकते हैं, पकड़ और पीछे जा सकते हैं। थोड़ा समय देकर कोमल टिश्यू को खोजें। यदि कोई वाकई कोमल है तो उस पर कुछ सेकंड रुकें और धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। इससे आपको बेहतर महसूस होगा। लगभग 1 से 2 मिनट तक करें। यह कोहनी के दर्द का पूरा समाधान नहीं है, पर पुनर्वास में कुछ लोगों के लिए काफी मददगार हो सकता है। अब हम थोड़ा अलग अलग ताकत प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि अग्रभाग फ्लेक्सर मांसपेशियों के लिए विशेष रूप से अलग प्रशिक्षण करने से मदद मिल सकती है, क्योंकि यह अपनी पुनर्वास में विफल रहने वाले गोल्फर की कोहनी वाले लोगों में अक्सर गायब होती है। शुरुआत में हम हल्का वजन ही उठाएंगे। आप इसे 5, 4, 3, 2 के क्रम में बहुत ही हल्के वजन के साथ धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक शुरू करेंगे। यहां से आप ऊपर आएंगे और फिर नीचे जाने में बहुत धीरे होंगे। कभी कभी मैं लोगों को इसका सिर्फ आकस्मिक वर्जन करने के लिए कहता हूं। यदि ऊपर आकर कर्ल करना अभी दर्दनाक है तो हम सिर्फ इकलौता डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। आप अपनी कलाई को इस तरह से उठाएंगे और फिर बहुत धीरे धीरे इसे नीचे लाएंगे। नीचे लाते समय लगभग 5 सेकंड का समय लिया जाएगा। नीचे जाओ, हल्का खिंचाव महसूस कर सकते हैं। अब आप वजन ले, धीरे से ऊपर खींचें, पूरी तरह नीचे। ऐसा कुछ मैं लगभग 10 से 15 रेप्स कर रहा हूं, 3 से 4 सेट्स। फिर से इसे करते समय कोई दर्द नहीं होना चाहिए, और अंत में हम इसके साथ ऊपर जाकर इंतजार कर सकते हैं। अब अंततः अगर आप उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां आप अपनी कलाई के फ्लेक्सर मांसपेशियों के लिए केवल एसेंट्रिक कर रहे हैं, लगभग 10 पाउंड तक, चलो ध्यान केंद्रित करते हुए भी जोड़ते हैं। आप धीरे धीरे वापस आएंगे और फिर से धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। अब जब आप यहां पहुंचते हैं तो दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपको कलाई मोड़ने में दर्द होता है तो केवल एक्सेंट्रिक भाग करें और शुरुआत में खुद को ऊपर उठाएं। लेकिन जब यह पूरी तरह दर्द मुक्त हो जाए तब हमें समवर्ती भाग को धीरे धीरे शामिल करना चाहिए। तो इसे वापस जोड़ें। ऐसा करने के लिए थोड़ा वजन कम करना पड़ सकता है, पर 10 से 15 रेप्स की रेंज में रहें, और फिर आखिरकार आप इस पर धीरे धीरे ओवरलोड कर सकते हैं और 2 रेप्स कम कर सकते हैं, यहां तक कि 6 से 8 तक। तो आप इसे प्रोग्रामिंग कला के साथ समायोजित कर सकते हैं। लेकिन फोरआर्म फ्लेक्सर मांसपेशियों की अलग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पुनर्वास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब कोहनी की समस्याओं को ठीक करने के अगले चरण में यह समझना है कि कई कोहनी की समस्याएं वास्तव में कोहनी की समस्याएं नहीं होती हैं। यह बस लक्षणों का स्थान है। समस्या आमतौर पर ऊपर होती है। यदि हम केवल लक्षणों पर ध्यान देते हैं तो कारण को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी कारण कई पुनर्वास असफल होते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर और एथलेटिक ट्रेनर सिर्फ लक्षणों की ओर ही देखते हैं। आपको एक कदम पीछे हटकर पूरे शरीर की जटिलता और आपस में जुड़ेपन को समझना होगा। ये बात भली भांति समझें कि ऊपर की समस्याएं यहाँ नीचे एक बड़ी दरार बना सकती हैं। ये बस आपके लक्षणों का स्थान है। कई लोग जो कोहनी के दर्द का अनुभव अक्सर करते हैं जब वे बैक स्क्वाट में जाते हैं और उनके हाथ बहुत चौड़े होते हैं, तो इसका कारण उनके लैट्स की कठोरता हो सकती है।
मैं आपको सचमुच एक ऐसा तरीका दिखा रहा हूं जिससे आप घर पर ही जांच सकते हैं कि लैट्स एक समस्या है। इसके लिए आपको बस एक हल्का पीवीसी पाइप ढूंढना होगा। आप घर पर झाड़ू का भी उपयोग कर सकते हैं, फिर दीवार के बिल्कुल किनारे बैठ जाइए। अब हम इसे दो अलग अलग स्थितियों में करने जा रहे हैं। आप इस स्थिति में अपने हाथों से शुरू करेंगे। ठीक है, इस स्थिति में हम आंतरिक रूप से घूमे हुए हैं। आपके लैट्स एक शक्तिशाली आंतरिक घुमावक हैं। इस स्थिति से जितना ऊंचा हो सके उठने की कोशिश करें। कोहनियां सीधी रखें, मोड़े नहीं। जितना ऊंचा जा सकते हो जाओ, देखो तुम्हारी सीमा कहां तक है। फिर अपने हाथों को लो और अपने कंधे को बाहरी रूप से घुमाओ। अभी हम ये कर रहे हैं क्योंकि याद रहे कि लैट्स शक्तिशाली आंतरिक रोटेटर होते हैं। बाहरी घुमाव करके हम लैट्स को खिंचाव की स्थिति में ला रहे हैं। अब इसी पकड़ की चौड़ाई से कोहनी सीधी रखते हुए जितना ऊंचा जा सके उतना उठाएं। यदि आप अपनी बाहों को बाहरी रूप से घुमाई गई स्थिति में उतना ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं जितना आप सोचते हैं, तो यह संकेत लैट स्टिफनेस होने का एक सकारात्मक परिणाम माना जाएगा। हाथ इस तरह रखें कि आपके कंधे अंदर की ओर घूमे हों। मान लीजिए मैं सहजता से आंखों के स्तर तक पहुंच सकता हूं, लेकिन बाहरी रूप से घुमाने पर केवल नाक के स्तर तक जा पाता हूं। इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, यह स्पष्ट है। मुझे थोड़ा और लैट्स पर ध्यान देना होगा। अगर आप अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं या फिर उसी ऊंचाई पर, तो लैट्स समस्या नहीं है, आगे बढ़ें। लेकिन मान लें कि वह समस्या थी। मैं आपको तेज तरीका दिखाते हूं जिससे आप फ्लैट्स सुधार सकते हैं। यह उनके लिए फायदेमंद होगा जिनके कोहनी के अंदरूनी हिस्से में स्क्वाट के दौरान दर्द होता है। आपको बस अपने कंधे को बाहर की ओर घुमाना है। बारबेल को इस तरह से पकड़ें, ऊपर से हाथ रखकर स्थिर करें। आप पीछे झुकेंगे, साइड में घूमेंगे और बगल के क्षेत्र में एक अच्छा खिंचाव लाएंगे। यहां आपके लैट्स आते हैं और आपकी ह्यूमेरस हड्डी से जुड़ते हैं। तो यहां से पीछे बैठें, साइड में घूमें, अपना सिर नीचे करें, 5 से 10 सेकंड तक खिंचाव लें और फिर वापस ऊपर। ठीक है, तो हम पीछे बैठेंगे, आराम करेंगे, अच्छी स्ट्रेच महसूस करेंगे, फिर ऊपर आएंगे। मैं आमतौर पर 5 से 6 रिप्स करने को कहता हूं और फिर पुनः परीक्षण करें और बार बार जांचें कि लचीलापन अभ्यास ने आपकी शारीरिक सीमा को कम करने में प्रभावी ढंग से सहायता की या नहीं। फिर से अगर आप फेल हुए तो वापस जाएं, वीडियो बनाएं ताकि देखें बदलाव हुआ या नहीं। उस बाहरी घुमावदार स्थिति में वापस जाएं, फिर से ऊपर जाएं। क्या आपकी गति की सीमा में सुधार हुआ? अगर ऐसा है तो यह दिखाता है कि हाँ, लैट की लचीलापन आपकी समस्या थी और वह विशेष लैट स्ट्रेच से आपकी बंदिशें हट गईं। आप एल्बो पेन रिहैब के अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जानना कि यह सही है अगला महत्वपूर्ण कदम है। जैसा मैंने पहले कहा, अधिकतर लोगों की कोहनी की समस्या उनकी कोहनी से नहीं बल्कि दूसरी वजहों से होती है। बस वही लक्षण है। हमने लैट की लचीलता पर काम किया है। इसके अलावा हमें कंधों की ताकत और स्थिरता पर भी काम करना होगा, क्योंकि अगर आपके पास ताकत और स्थिरता की कमी है, विशेष रूप से कंधे के पीछे रोटेटर कफ और मिड और लो ट्रैप की मांसपेशियों में, तो इससे बलों का निर्देशित होकर कोहनी पर प्रभाव पड़ सकता है। जब भी आप बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, खासकर खींचने वाली गति में, हमें यहाँ मजबूत और स्थिर रहना होगा ताकि कोहनी अधिकतम क्षमता से काम कर सके। अब मैं एक बैंड लूंगा और हम कुछ W एक्सटर्नल रोटेशन से शुरू करने जा रहे हैं। रोटेटर कफ और निचले ट्रैप मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही सरल व्यायाम का नाम है जिसे W एक्सटर्नल रोटेशन ड्रिल कहा जाता है। एक हल्का रेजिस्टेंस बैंड लें। अधिकांश लोग सुपिनेटेड ग्रिप से शुरू करेंगे, यानी आपकी हथेलियां ऊपर। यहां से स्पाइन को सीधा रखते हुए अच्छी मुद्रा के साथ खड़े हो जाएं और इसे बाहर की ओर घुमाकर 5 से 10 सेकंड तक मजबूती से पकड़ें। अब पकड़ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा लक्ष्य ताकत और स्थिरता को सुधारना है। याद रखें, ताकत आपके मांसपेशियों की शक्ति पैदा करने की क्षमता है। स्थिरता आपकी क्षमता है अनावश्यक और अत्यधिक गति को सीमित करने की। तो जब मैं बाहर जाता हूं और गतिविधियों में होल्ड्स और टेम्पो जोड़ता हूं, तो मैं ताकत और स्थिरता को बढ़ाता हूं। यह क्षेत्र उन लोगों में कमी होता है जो कोहनी में दर्द पाते हैं। उनके कंधे के जटिल क्षेत्र में ताकत और स्थिरता की कमी होती है। इस अभ्यास में इसे 5 से 10 बार करें ताकि आप इसे अपनी पीठ के कंधे में अच्छी तरह महसूस कर सकें। बगल का कंधा ये जलन अच्छी तरह करेगा। ये रोटेटर कफ की मांसपेशियों का हिस्सा है जो अक्सर कमजोर होता है और यह भी शोध के अनुसार कमर के ट्रैप की ताकत को बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट और प्रभावशाली व्यायाम है। तो
कुछ इस तरह का। मैं किसी को 5, 10, यहाँ तक कि 15 बार 10 सेकंड के लिए पकड़ने का अभ्यास कराएंगे। अगर आपके कंधे के सामने वाले हिस्से में कोई तनाव महसूस हो रहा है तो कृपया अपनी कोहनियों को थोड़ा और आगे की ओर लाएं। ठीक है, कोहनियां अभी भी 90 पर हैं। मैं इन्हें बस आगे लाऊंगा, फिर ये करूंगा। अब आप धीरे धीरे इसे बदल सकते हैं और इसे उस स्थिति में ले जा सकते हैं जहां हम बाहरी घूम करेंगे और फिर आखिरकार अपने हाथों को ऊपर उठाकर इस स्थिति में ला सकते हैं। ये एक बाहरी रोटेशन W है जिसे हम अच्छे से ऊपर उठाएंगे। तो यहां नीचे आपने कुल 10 पूरे कर लिए हैं। इसके बाद आप उठेंगे। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार है जो उस दबाव वाली गति में या फ्रंट रैक स्थिति में दर्द महसूस करते हैं। कंधे की बाहरी मांसपेशियों को सही ढंग से सक्रिय करना सिखा रहे हैं ताकि कोहनी को सही और स्थिर स्थिति में रखने के लिए एक मजबूत मंच मिले। तो कुछ ऐसा। फिर से हम अपनी ताकत को ले रहे हैं जो नीचे है, लेकिन फिर भी हम पूरे दिन यहां नहीं काम कर रहे हैं। हम अपने हाथों को एक उन्नत स्थिति में ले जा रहे हैं ताकि हम अपनी शक्ति प्रशिक्षण को थोड़ा ऊंचे स्तर पर ले जा सकें। तो यह प्रगति में पहला शक्ति व्यायाम है। अगला जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें पुलअप्स करते समय दर्द होता है। मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं उसे स्कैप पुलअप प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका मकसद है पुलअप के दौरान कंधे के ब्लेड्स सही से इस्तेमाल करना सिखाना। अगर आपको पुलअप्स से कंधे और विशेष रूप से कोहनी में दर्द हो रहा है तो स्कैप पुलअप आपको सिखाता है कि अपने पुलअप को कैसे सही तरीके से समन्वित करें। पहले अपने कंधे के ब्लेड्स को नीचे लाएं और फिर बाकी खिंचाव को पूरा करें। कई बार लोग वह अंदरूनी कोहनी का दर्द इसलिए विकसित कर लेते हैं क्योंकि वे सिर्फ अपनी बाहों से खींच रहे होते हैं और वास्तव में उस पुलअप को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। जो कंधे के ब्लेड्स होते हैं, मैं इसे इस तरह करने जा रहा हूं। मैं 3 स्कैप पुलअप्स का प्रदर्शन करने जा रहा हूं। आखिर में जब यह आपके लिए बिना दर्द के हो जाए तो आप स्कैप पुलअप और फिर फुल पुलअप प्रोग्रेशन को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह आप इसे आगे बढ़ाएंगे। अगर शुरू में फुल पुलअप दर्दनाक है तो बस स्कैप पुलअप करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल यही खत्म होती है कि मीडियल एल्बो या गोल्फर के कोहनी के दर्द को कैसे ठीक करें। हमारे पास वह 4 चरणों की प्रक्रिया है। उस क्षेत्र के लिए विशेष नरम ऊतक कार्य, उस क्षेत्र के लिए नरम ऊतक मजबूती या अलग से मजबूती देना। हम पीछे हटते हैं और पूरे शरीर को देखते हैं। समझें कि कोहनी का दर्द अक्सर कंधे से शुरू होता है। तो हमने लेट्स की जांच की और रोटेटर कफ के लिए शक्ति प्रशिक्षण की प्रक्रिया और कुछ मिड बैक मसल्स को भी ध्यान से देखा। विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना कई बार वो समाधान हो सकता है जिसकी जरूरत होती है अंत में इस कोहनी के दर्द को खत्म करने के लिए। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और भविष्य में कोई वीडियो है जिसे आप मुझसे बनवाना चाहें तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगली बार तक दोस्तों खुशी खुशी स्क्वाटिंग करते रहें।